हेलो हाय एंड सत श्री अकाल नमस्कार वेलकम बैक। एक बार सभी का फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने ऑलमोस्ट अपना ये चैप्टर खत्म कर दिया है। एक लास्ट टॉपिक बचा था जिसका नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेनफॉल डाटा। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द रेनफॉल डाटा, हाउ रेनफॉल डाटा शुड गेट प्रेजेंटेड ओवर एनी मैप और प्लान्स। कैसे कैसे अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी डाटा के बारे में अभी अपन देखने वाले हैं। ओके, तो अपने पास इसको डिस्कशन करने से पहले, ठीक है ऑडियो ओके है। मेरे को ऐसे थोड़ा सा डाउट हो गया था, मैं यार ऑडियो चेक नहीं किया है। समटाइम्स क्या हो जाता है, पूरा रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि यार ऑडियो की तो दिक्कत हो रखी है, तो फिर पूरा देखना पड़ता है, फिर पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो वो बहुत पैनिक हो जाता है। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा दीज थिंग्स माइट बी हैपन्स, तो उनसे तो अपन को बच के रहना है ना, तो इसलिए एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे और साथ के अंदर अपन ने मिसिंग डाटास का देखा था और अपन ने मीन प्रेसिपिटेशंस के न्यूमेरिकल किए थे, साथ में मिसिंग डाटास के भी अपन ने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। तो लास्ट अपने पास आता है दैट वुड बी नोन बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेनफॉल डाटास, कि रेनफॉल डाटास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये सब अपना हो गया था मिसिंग डाटास वगैरह का। तो ये अपने क्वेश्चंस कर लिए थे मिसिंग डाटास वाले। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेनफॉल डाटा। ओके ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ representation of representation of rainfall data। रेनफॉल डाटा का रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो पहले इसके बारे में अपन देख रहे थे। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उनसे पहले अपन इट ओके इट इज द प्लॉट ऑफ accumulated precipitations precipitations against time in a chronological order chronological order. It gives the order. It gives various informations informations about the storms like duration, of storm, depth of the rainfall, depth of water, and intensity of rainfall. There are okay okay and representation the presentations of rainfall data
rainfall data can be done by following methods. ओके, तो फर्स्ट आता है आपके पास मास कर्व. नंबर 1 इज द मास कर्व. मास कर्व बेसिकली आपके पास एक कर्व है विच इज बिटवीन द आपके पास रेनफॉल डेप्थ और टाइम्स के बीच में. ठीक है, तो अपने पास सिंपल सा अपने पास एक डाटा देता हूँ. ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे अपन समझते हैं. ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं ड्यूरेशन. एक तरफ लिख रहे हैं ड्यूरेशंस. ओके, और एक तरफ लिख रहे हैं अपने पास रेनफॉल. ठीक, रेनफॉल. ओके, तो अगर अपने पास ड्यूरेशन अपने पास मान लो कि सुबह 8 AM से लेके आपके पास 10 AM के बीच में 2 घंटे अपने पास बारिश होती है, और इस ड्यूरेशंस के बीच में 10 mm की क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है. क्लियर? ओके, फिर अपने पास क्या होता है, 10 AM से लेके आपके पास 10 AM से लेके आपके पास 12 PM तक आपके पास अगेन 20 mm की बारिश होती है. फिर आपके पास 12 PM से लेके आपके पास 2 PM के बीच में आपके पास किसी भी प्रकार की बारिश नहीं होती. ठीक है, अपने पास कुछ भी नहीं होता, नो रेनफॉल. ठीक है, ओके, फिर आपके पास 2 PM से लेके आपके पास 6 PM के बीच में आपके पास अगेन आपके पास कितना 30 mm की बारिश हो जाती है, सपोज दैट. फिर आपके पास 6 PM टू लेके आपके पास 8 PM के बीच में आपके पास अगेन 10 mm की बारिश होती है. ओके, फिर आपके पास उसके बाद में किसी भी प्रकार का रेनफॉल नहीं अक्कर होता. तो अपने पास एक इनके बीच में अपन एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं. ओके, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करें. ठीक है, तो एक तरफ अपने पास यहां पे अपने पास लिखते हैं 10. ठीक है, अपने पास इस तरफ अपने पास लिखते हैं अपने पास डेप्थ ऑफ द रेनफॉल. तो यहाँ 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm. ओके, और फिर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाती है 80 mm. ठीक है, और अपने पास इसको फिर अपने पास और कंटिन्यू कर देते हैं. ओके, चलो एक बार के लिए 70 mm तक ही छोड़ लो. चलो 70 mm तक. ठीक है, इस तरफ अपने पास यहाँ आपके पास समय है आपके पास ये आपके पास यहाँ पे आपके पास कितने बज रखे, 8 बज रखे, यहाँ 10 बज गए, यहाँ 12 बज गए, यहाँ 2 बज गए, यहाँ 4 बज गए, यहाँ 6 बज गए, और यहाँ पे आपके पास 8 बज गए. ठीक है, ये अपने पास ड्यूरेशन है. ठीक है, और ड्यूरेशन किस में है, आवर्स के अंदर. तो अपन देखते हैं कि अपने पास सुबह सुबह के जैसे बिग बॉस में कहते हैं ना, सुबह के 8 बजे से लेके और आपके पास 10 बजे के बीच में आपके पास 10 mm की बारिश होती है. ओके, ठीक है, 8 बजे से लेके 10 बजे तक के बीच में आपके पास यहाँ पे 10 mm की बारिश होती है. तो आपका ये डाटा का ग्राफ क्या ऐसे ऊपर की तरफ राइज करता है. ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे अपन देखते हैं
ओके, फिर अपने पास सिंपल सा लेके चलते हैं कि अपने पास सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपके पास 2 घंटे के अंदर आपके पास कितनी 20 एमएम की बारिश होती है। ओके, 20 एमएम की बारिश होती है। ठीक है, 20 एमएम की बारिश होती है। तो यहाँ इस 2 घंटे के अंदर आपके पास बारिश कितनी हुई 20 एमएम की बारिश होगी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 12 से 2 बजे के बीच में किसी भी प्रकार की बारिश नहीं होती है। तो 12 से 2 बजे के बीच में कोई रेनफॉल नहीं आता है। ओके, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि अपने पास अगले 2 घंटों के अंदर सीधा आपके पास कितना 30 एमएम की बारिश हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 2 आवर्स के अंदर आपके पास कितना 30 एमएम की बारिश हो जाती है 2 से 4 के बीच में। ठीक है, 2 से 4 के बीच में आपके पास 30 एमएम की बारिश हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास 6 टू आपके पास ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे है ना अपन ने टाइम गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ड्यूरेशन अपन चलो ठीक कर लेंगे, ये तो अपने पास चलो। फिर आपके पास यहाँ 4 टू आपके पास 6 के बीच में अगेन क्या होती है 10 एमएम की बारिश होती है। ओके, 4 टू 6 पीएम। ठीक है, ड्यूरेशंस का थोड़ा सा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे अपने पास देखते हैं कि यहाँ पे अपने पास इस ड्यूरेशंस के बीच में अपने पास ओके, अगर इस चीज को समझा जाए तो अपने पास यहाँ पे अगर देखें ड्यूरिंग, अगर अपने पास देखें कि अपने पास 10 से अपने पास 8 एम से 8 एम से लेके अपने पास 10 एम के बीच में एम से लेके आपके पास 10 एम के बीच में अपने पास बारिश कितनी होती है 10 आवर्स 10 एमएम होती है, लेकिन कितने घंटे में होती है 2 आवर्स के अंदर। तो आपके पास यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी 5 एमएम पर आवर्स की होगी। ठीक है, और वहीं पे अगर अपने पास देखें 10 एम से लेके अपने पास 12 पीएम के बीच में, तो इन 2 घंटे के अंदर अपने पास बारिश कितनी हुई 20 एमएम। ओके, कितनी हुई 20 एमएम पर 2 आवर्स हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी होगी 10 एमएम पर आवर्स होगी। ठीक है, और वहीं पे अगर अपने पास यहाँ देखें कितना एक हुआ है 2 पीएम के बीच से लेके अपने पास 4 पीएम के बीच में, तो यहाँ से अपने पास कितनी हुई 30 एमएम होगी, और ड्यूरेशन क्या है वही 2 आवर्स है। तो यहाँ पे कितनी होगी आपके पास 15 एमएम पर आवर्स होगी। तो बेसिकली अपने पास मास कर्व अपने पास क्या बता रहा था, मास कर्व अपन को डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा था, जिसके अंदर अपन एक तरफ क्या लेके चल रहे थे, एक तरफ तो अपन लेके चल रहे थे अपने पास रेनफॉल एक्यूमुलेटेड रेनफॉल लेके चल रहे थे, दूसरी तरफ ड्यूरेशन लेके चल रहे थे। तो डेप्थ के साथ में अपन को ड्यूरेशन का भी पता चला, डेप्थ का भी पता चला, और रेनफॉल इंटेंसिटी का भी यहाँ पे पता चल गया कि कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये दिस विल बी द क्या है, ये क्या है आपके पास डेप्थ ऑफ द रेनफॉल, डेप्थ ऑफ रेनफॉल हो गया। ओके, डेप्थ ऑफ द रेनफॉल हो गया। ठीक है, सिंपल सा। ओके, और दूसरा अपने पास यहाँ पे ये आपके पास डेप्थ ऑफ द रेनफॉल आ गया, ये ड्यूरेशन आ गया। ओके, दिस कर्व इज नोन एज आपके पास क्या कहलाता है मास कर्व। मास कर्व बेसिकली अगर यहाँ पे अपने पास इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है नो रेनफॉल, नो और रेनफॉल। ओके, इस ड्यूरेशन के अंदर आपके पास किसी भी प्रकार का रेनफॉल नहीं हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है कितना 30 से 60। तो बेसिकली अपने पास इस 2 घंटे के अंदर आपके पास रेनफॉल डेप्थ कितनी बढ़ी है, सीधी आपके पास कितनी बढ़ गई 30 एमएम बढ़ गई। तो यानी हर घंटे कितना 10 एमएम पर आवर के हिसाब से यहाँ पे आपके सॉरी 15 एमएम पर आवर के हिसाब से आपके पास ड्यूरेशन कितनी है वही 2 घंटे है, 2 से 4 के बीच का है ना। ओके,
तो ये बेसिकली अपने पास, ये आपके पास ऐसे है। ओके, ओके, इधर तो लाइंस आ ही रही है। तो दिस कर्व इज नोन एज मास कर्व। इज दैट क्लियर और नॉट? कि मास कर्व बेसिकली अपन को क्या करता है, मास कर्व अपने पास रेनफॉल डाटा को रिप्रेजेंट्स करने का काम करता है। कि अपने पास इस ड्यूरेशन के बीच में अलग अलग स्टॉर्म्स आए। फर्स्ट स्टॉर्म आया 8 से 10 के बीच में, फिर आया 10 से 12 के बीच में, और फिर कितना आया आपके पास 2 से 4 के बीच में, और फिर 4 से 6 के बीच में। ये अलग अलग टाइम्स पे अपने पास क्या है, स्टॉर्म्स आए। तो उनका जो अपने पास रिप्रेजेंटेशन करने का जो टेक्निक्स थी, दैट कर्व इज नोन एज मास कर्व कहलाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप सबके समझ में आ गया होगा। ओके, और बेसिकली इसका ये स्लोप किसको बता रहा है, इंटेंसिटीज को। तो यही एक दो पॉइंट्स है वो लिख देता हूं मैं। ओके, इट इज ए प्लॉट ऑफ accumulated oblique cumulative precipitations against time plotted in chronological order. No, chronological order. Okay, record of flow types, a record of flow type and weighing bucket type bucket type rain gauge are of this type. Are of this form. Okay, slope of this mass curve indicates intensity of rainfall at a particular time. Okay. ओके, ठीक है। एक यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट और रख लेते हैं नोट बना के। ओके, नोट फॉर चेकिंग द consistency of record consistency of a record of a rain gauge station. The double mass curve
mass curve is used. ओके, तो सिंपल सी है, बेसिक का अपन बात करें, रेन गेज की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डबल मास कर्व। डबल मास कर्व के अंदर अगर अपने पास ये सिंपल सा कर्व है, इसके अंदर क्या है, सडन वेरिएशन आए ना विजयपाल? ओके, तो इसके अंदर अगर आपके पास कर्व के अंदर सडन ब्रेक या सडन वेरिएशन दिखता है, तो वो बेसिकली ये बताता है कि किसी रेन गेज के अंदर आपके पास उसके डाटा के अंदर क्या है, इनकंसिस्टेंसी आया है, या वो प्रॉपरली किसी इन अप्रोप्रिएट तरीके के कारण वो वर्किंग में नहीं है अभी फिलहाल। तो अपने पास मिसिंग डाटा को कैलकुलेट करने के लिए भी अपने पास डबल मास कर्व क्या है, यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, दैट इज द हिटोग्राफ। ओके, सेकेंड टेक्निक क्या आती है, दैट इज नॉन एज हिटोग्राफ। हिटोग्राफ 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 क्या होता है, बेसिकली हिटोग्राफ इज एन ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में होता है। ओके, दिस इज द ग्राफ बिटवीन, ओके, ग्राफ बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी रेनफॉल इंटेंसिटी इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच, वर्सेस टाइम के बीच। ओके, क्या कहता है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, चलो लेट्स चेक आउट। तो अपने पास सिंपल सा वापस से अपन लाइन डायग्राम्स बनाते हैं इसके लिए। तो इसको बनाना है तो अपन इसको गायब करना पड़ेगा नीचे से, स्टाइलस को, यानी अपने पास इस बार को। ओके, तो एक तरफ अपने पास लिखेंगे इंटेंसिटी, दूसरी तरफ अपन क्या लिखेंगे, रेनफॉल। ओके, तो अपने पास सिंपल सा एक मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर ही अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ये बार चार्ट की फॉर्म्स के अंदर अपने पास बनाए गए ग्राफ है। ओके, थोड़ा सा गैप कम ज़्यादा हो गया है, उसको इग्नोर मारना ना। दीज आर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल के बेसिस पे अपन ने नहीं ली है ना, तो अपने पास स्केल कोई कंसिडरेशन में नहीं आया है, तो आपके पास इस ये छोटा बड़ा हो सकता है। ओके, तो अपने पास सिंपल सा ये क्या था, एक अपने पास ग्राफ है। ओके, यहाँ पे एक तरफ अपन ने लिख रखा है, यहाँ पे अपने पास क्या लिख देते हैं, ड्यूरेशंस लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, टाइम। ओके, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, टाइम्स आ गया, और दूसरी तरफ अपने पास क्या लिख देते हैं, ओके, दूसरी तरफ अपने पास इंटेंसिटी। ओके, तो अगर अपने पास यहाँ पे सिंपल सा इंटेंसिटी मैं लिख देता हूं, ओके, माना कि 5
10, 25, sorry 15, 20, 25, 30। ओके, ये अपने पास ऐसे चला गया और इस तरफ अपन आवर्स के अंदर ड्यूरेशन लिख देंगे 0, 2, 4, 6, 8, 8, अपने पास 8, 10 और 12। ठीक है, दिस इज द अपने पास ये क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है अपने पास किसमें, mm पर आवर्स के अंदर। ओके, mm पर आवर्स के अंदर ये अपने पास क्या है, इंटेंसिटी। ओके, इस तरफ अपना क्या है, टाइम है। तो अपने पास सिंपल सा एक तरफ टाइम है और दूसरी तरफ इंटेंसिटी है। तो ऐसे बनाए हुए ग्राफ को क्या कहा जाता है, अपने पास आपके पास हिटोग्राफ कहा जाता है। हिटोग्राफ बेसिकली अपने पास क्या करता है, पॉइंट रेनफॉल को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट रेनफॉल का मतलब क्या है कि अपने पास सिंपल सा जब भी अपने पास कहीं बारिश होती है तो अपने पास रेन गेज का तो अपन को पता है एरिया कितना है, छोटा सा। लेकिन अपने पास सिंपल सा आईएमडी का डाटा अपने पास था। देखो, आईएमडी का डाटा मैंने पहले भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमडी का और डब्ल्यूएमडी का। ठीक है, वो अपन ने डाटा लिखा था, एक बार दोबारा से मैं साथ के साथ में आपको रिविजन्स करवा देता हूँ और साथ में यहाँ पे इस चीज को समझो कि अपने पास फ्लैट रीजन्स के अंदर अपने पास आइडियल कितना है, वन रेन गेज फॉर इन द एरिया ऑफ द 600 टू द 900 किलोमीटर स्क्वायर। और वेयर इज एक्सेप्टेबल इज क्या है, 1 in 900 टू 3000 किलोमीटर स्क्वायर। यानी एक 600 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर अपने पास रेन गेज कितना है, एक है। तो आप सिंपल सा ये समझो कि ये आपके पास एरिया है। ठीक है, इसका एरिया कितना है, 600 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके बीचों बीच में अपन ने एक रेन गेज लगा के, और रेन गेज का आपके पास सरफेस एरिया क्या होगा, ओपन एरिया कितना था, 12.7 सेंटीमीटर का था। डाया था किसका, अपने पास साइमंस का, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप्स का। एक 12.7 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग द 600 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टोटल एरिया के कंपेरिजनली वो रेन गेज क्या है, एज ए पॉइंट रेनफॉल की तरह क्या कर रहा है, पॉइंट की तरह काम कर रहा है। तो यहां पे बारिश होगी, यहां पे हुई नहीं। ठीक है, ये तो खाली क्या करेगा, इसी के अंदर अगर आपके पास 12.7 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेडियस के बीच में बारिश गिरेगी, वो ये रेडियस के अंदर ही बारिश इसके अंदर कलेक्ट होगी, बाकी तो रेस्ट ऑफ दी कलेक्ट ही नहीं होगी। तो अपने पास ये बेसिकली क्या होता है, एक पॉइंट रेनफॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास क्या किया जाता है, हिटोग्राफ मेजर बनाया जाता है। ओके, हिटोग्राफ्स अपन बनाते हैं। तो अपने पास फ्लैट रीजन के अंदर कितना है, हिली एरिया के अंदर 1 in क्या है, 100 टू 250। एक्सेप्टेबल कितना है, 1 in 250 टू 1000 किलोमीटर स्क्वायर। एरिड और प्लेन एरिया में कितना है, 1500 किलोमीटर स्क्वायर से 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें, आईएमडी का डाटा देखें तो प्लेन एरिया कितना है, 520 में एक है। और आपके पास हिली एरिया में एलिवेशन अगर 1000 तक है तो 250 से लेके 200 आपके पास 390। और हिली एरिया में अगर एलिवेशन ग्रेटर देन 1000 है तो 1 in कितना, 130 का। तो अपने पास इसमें लेके चलेंगे। ठीक है, ओके चलो, तो जल्दी से अपने पास इसको बनाओ। ओके ओके, तो अपने पास ये बेसिकली किसको करेगा, रेनफॉल अपने पास एज ए पॉइंट रेनफॉल्स को अपने पास करेगा। तो अगर यहां से अपने पास क्या देखना हो, सिंपल सा एक चीज और देखना हो कि अगर अपने पास बात करें, ये अपने पास ड्यूरिंग 6 to 8 आवर्स के बीच में बात करें, तो इस टाइम इंटेंसिटी कितनी थी अपने पास, 6 to 8 आवर्स के बीच में इंटेंसिटी कितनी है अपने पास, ऐसे मान लो कितना, 35, कितना 35 mm पर आवर्स। ठीक है, ओके, कितना पर आवर्स। ओके, तो अगर आपके पास एक घंटे के अंदर कितना 35 mm पे हो रहा है और अपने पास ड्यूरेशन कितनी है 2 आवर्स, तो अपने पास आवर से आवर कैंसिल हो गया और कितना आ गया 70 mm का क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन हुआ, डेप्थ आ गई अपने पास। वहीं पे अगर अपन को यहाँ पे देखना हो इसके बीच में 8 to 10 आवर्स के बीच में देखना हो, तो यहाँ पे आपके पास कितना है, 8 to 10 के बीच में कितने इंटेंसिटी कितना है आपके पास, 15 mm पर आवर की इंटेंसिटी है। और कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आपके पास 2 घंटे में कितना, 30 mm की क्या होगी, बारिश होगी। ठीक है, जल्दी से इसको रिकॉर्ड करो, नोट करो।
ओके, चलो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग्स। चलो पहले इसके बारे में एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं अपने पास। जैने निकल गए, क्या करवा रहे हो, क्या करके दे रहे हो? अच्छा ठीक है, खानो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चलो तो यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास। ठीक है, तो अपने पास, अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि आपके पास सिंपल से इसके बारे में एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं अपने पास। ओके, तो इट इज derived from derived from mass curve mass curve mass curve of rainfall only, of rainfall only. Okay, it is it is it is represents as a bar chart. bar chart Okay, the area under under the hitograph graph graph represents the total precipitations received in that period. Okay, it is a very convenient way of representing the characteristics of of a storm and and play plays an important role in in development of design storm so as to predict एक्सट्रीम फ्लड। ये कैसे वर्क करता है एक्सट्रीम फ्लड को कैलकुलेट्स करने के अंदर, हिटोग्राफ्स वगैरह, ये अपने पास हाइड्रोग्राफ वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिर अपन जब अपन फ्लड राउटिंग पढ़ेंगे तब तुम्हें डिटेल्स के अंदर बताऊंगा कि बेसिकली अपने पास आपके पास क्या पता चलेगी।
अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपने पास इंटेंसिटी इनटू टाइम किया तो अपने पास रेनफॉल डेप्थ का पता चल गया, डेप्थ का पता चल गया तो अपने पास वॉल्यूम का पता चलेगा, वॉल्यूम पता चलेगा तो अपने पास किसी को डैम अपन ने पहले से डिजाइन कर रखा है, उसका वॉल्यूम हमें पता है, और अब हमें पता है कि पीछे कंटिन्यूसली बारिश होती जा रही है जिसकी वजह से आपके पास इतनी सेंटीमीटर तक क्या है रेनफॉल डेप्थ की, रेनफॉल डेप्थ आ गई तो अपन क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। और अगर आपके पास वो वॉल्यूम्स क्या रहेगा, अपने पास डैम की कैपेसिटीज के दायरे के अंदर रहेगा तब तो ओके, अदरवाइज अपने पास क्या करेगा, फ्लड से अपन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा। ओके ओके, एक अपन यहाँ टर्म्स बात कर रहे थे पॉइंट रेनफॉल की। ओके, तो बेसिकली आपके पास पॉइंट रेनफॉल क्या है, पॉइंट रेनफॉल ओके, the rainfall data, the rainfall data of any particular rain gauge, particular rain gauge, rain gauge get noted over the get noted over the bar chart, bar chart, bar chart at various times, various time is known as point rainfall, पॉइंट रेनफॉल। कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रेन गेज स्टेशन के ऊपर आप क्या करते हो, अलग अलग टाइम्स के ऊपर रेनफॉल डाटा को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो और उसको बार चार्ट की फॉर्म में क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द पॉइंट रेनफॉल कहलाता है। क्लियर? ओके, रेनफॉल, पॉइंट रेनफॉल, पॉइंट रेनफॉल, rainfall is also known as station rainfall, station rainfall, rainfall, station rainfall, because it represents the rainfall data of any particular station। ये किसी पर्टिकुलर स्टेशन के ही रेनफॉल डाटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट्स करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट रेनफॉल्स को भी अपने क्या कहते हैं, स्टेशन रेनफॉल भी कहते हैं। क्लियर? ओके ओके, दिस इज ऑल अबाउट द हिटोग्राफ। तो हिटोग्राफ बेसिकली एक कर्व है विच इज रिप्रेजेंटिंग ड्रॉन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल वर्सेस ड्यूरेशन के बीच में रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके पास डेप्थ को रिप्रेजेंट, जब आपके पास एरिया अंडर द कर्व रखेंगे, एरिया अंडर द कर्व का मतलब एक्स एक्सिस इंटू में वाई एक्सिस करेंगे, देन इट शुड बी शोज द आपके पास किसका रेनफॉल डाटा देगा, अपने पास एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल डेप्थ ऑफ द प्रेसिपिटेशंस को रिप्रेजेंट्स करेगा, और ये बेसिकली क्या करता है, पॉइंट रेनफॉल की तरह काम करता है। ओके, बस सिंपल सा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज द डेड कर्व, depth, area and duration. Okay, the very important curve, depth, नंबर थर्ड है ना, आपने नंबर लगाया ना, ओके नंबर लगाया, ओके, डेप्थ, एरिया
डेप्थ एरिया कॉमा ड्यूरेशन ड्यूरेशन okay, that is the DAD curve. okay, a DAD curve. okay, DAD कर्व्स के अंदर अपने पास जनरली अपने पास यहाँ जो अपन पढ़ेंगे वो बाद की बात है, पहले अपने पास सिंपल सी आसान भाषा के अंदर समझते हैं। ओके, सपोज दैट कि ये कोई एक बेसिन है। ओके, ये बेसिन है, ठीक है। ओके, इसका पर्टिकुलर एरिया क्या है, ए। ओके, इसमें आपके पास यहाँ जो बारिश आपके पास पानी भरा हुआ है उसकी डेप्थ कितनी है, डी। डेप्थ कितनी है, डी, और इसकी ड्यूरेशन क्या है, डी आर। ओके, कि अपन ऐसे समझ लो कि आपके पास 10 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया है, ठीक है। वहां पे 1 घंटे बारिश होती है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का पानी भर जाता है। सिंपल सी बात समझ में आई, यस और नो? इतनी सी बात समझ में आई कि क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके पास एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और अपने पास एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर अपने पास क्या करते हैं कि आपके पास 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जिसमें 2 सेंटी आपके पास 1 घंटे बारिश होने पे आपके पास किसी एक्स इंटेंसिटी से आपके पास क्या हुई, रेनफॉल हुई। तो आपके पास क्या हुआ कि आपके पास 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर की बारिश होगी, यानी आपके पास रेनफॉल इंटेंसिटी थी 2 सेंटीमीटर पर आवर्स की। ठीक है, क्लियर? तो अपने पास अगर मेरे को यहाँ का वॉल्यूम्स देखना होगा तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इनटू में, एरिया इनटू में क्या कर दो, डेप्थ कर दो। यस सर, कर सकता हूं, नहीं कर सकता? अगर सपोज दैट कि बाकी सारी चीजें क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ड्यूरेशन भी कांस्टेंट रहे, आपके पास क्या है, आपके पास ड्यूरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, इंटेंसिटी भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो अगर मान लो मैं एरिया को क्या कर देता हूं, एरिया इंक्रीज कर देता हूं। अगर मान लो कि यहां 10 किलोमीटर स्क्वायर की बजाय क्या कर दूं मैं, 15 किलोमीटर स्क्वायर कर दूं, अभी भी इंटेंसिटी वही है, कितने, 2 सेंटीमीटर पर आवर्स। क्या इस एरिया के अंदर वापस से डेप्थ कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर आएगी? नहीं आएगी। आपके पास एरिया इंक्रीज करने पे आपके पास डेप्थ क्या हो जाएगी, डेप्थ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एरिया इंक्रीज करने पे क्या होती है, आपकी डेप्थ क्या हो जाती है, घट जाती है। सर कैसे घटी? सिंपल सा है, एक आप ऐसे काम करो कि अपने पास एक बाथरूम है ना, बाथरूम अपन समझते हैं, अपना बाथरूम है 6x6 का, ठीक है। इस 6x6 के अंदर, बाथरूम के अंदर आपने क्या किया, एक बड़ी सी 20 लीटर वाली पानी की बाल्टी भरी और उडेल दिया। जैसे उडेला तो बाथरूम के अंदर आपने देखा कि 2-3 सेंटीमीटर तक पानी पूरे बाथरूम के अंदर भर गया। ड्रेनेज अभी आपने क्या कर रखी है, बंद कर, ठीक है। 6x6 फीट का आपके पास बाथरूम है, बाथरूम के अंदर 20 लीटर का पानी आपने 20 लीटर की बाल्टी बकेट भर के उडेल दी, ठीक है। 20 लीटर की बकेट भर के अब आपने उडेल दी। अब 20 लीटर का पानी जब आपने उसमें बकेट भर के उडेल दिया तो आपने कुछ 1 सेंटीमीटर तक का आपके पास पानी उस बाथरूम के अंदर भर गया। ड्रेनेज वगैरह होल सभी अभी क्या है, बंद, ठीक है। यही सेम सिचुएशन हो अब अपने पास बाथरूम की बजाय यही सेम बकेट अपन क्या करते हैं, रूम के अंदर डालते हैं। अब अपने पास रूम का साइज है 12x12, 12x12 फीट का अपने पास रूम, ठीक है। 144 स्क्वायर फीट का एरिया है, ठीक है। तो 12x12 का रूम था, अब उसमें बकेट उडेली तो एरिया ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा देर आपके पास सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसकी डेप्थ क्या होगी, पहले वाले बाथरूम के कंपेरिजनली अब की बार बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, ड्रेन रूम सब बंद होगा, ठीक है। तो अब की बार कम सेंटीमीटर तक का पानी उसके अंदर भरेगा। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो यहां पे अपने पास बात कर रहे थे एरिया, ठीक है, एरिया था, आपके पास क्या थी, डेप्थ थी और ड्यूरेशन थी। ओके, डेप्थ थी और ड्यूरेशन थी, डेप्थ थी और ड्यूरेशन थी। ओके, अब अपने पास एरिया को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, एरिया को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। एरिया को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी अभी अपने पास, अभी अपन वापस से क्या आ गए, बाथरूम में आ गए। एरिया अपना 6x6 का ही है, ठीक है। एरिया क्या हो गया अपने पास, 6x6 का ही है। एक सेकेंड है ना,
हेलो। ठीक है, वो जेनिन में बतायो नहीं, तेरा वाली लोकेशन पर भेज दे, तेरा वाली लोकेशन पर। हम्म। और जेनिन का मोबाइल चार्ज है, इनके लाइव लोकेशन भेज देना। ओके। तो अपने पास अब की बार क्या है, 6x6 का ही अपने पास एरिया क्या है, फिक्स है। अब अपने पास 6x6 का एरिया अपन ने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। यहाँ पे अपने पास क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। वॉल्यूम दोनों ही अपन ने, आपने रूम और बाथरूम के अंदर दोनों के अंदर ही वो 20-20 लीटर वाली बाल्टी भर के डाली थी। अब अपने पास एरिया कांस्टेंट है 6x6 का। अब अपन क्या करते हैं कि वो नल है ना, नल, उसको 5 मिनट के लिए खोलते हैं। कितने के लिए, 5 मिनट के लिए। ओके, 5 मिनट के लिए खोलते हैं तो अपने पास यहाँ पे जो डेप्थ है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर भर जाता है। कितना, 2 सेंटीमीटर की डेप्थ। अगर मान लो कि यही अपने पास ड्रेन होल वगैरह सब बंद रहेंगे, सब चीजें बंद रहेगी, ठीक है, बाकी सब चीज क्या है, आउट गोइंग वगैरह सब कांस्टेंट है, फिक्स कर दी, बंद कर दी, ठीक है। अब यही ड्यूरेशन 5 मिनट की बजाय अगर अपन 10 मिनट के लिए चलाएं तो ये यहाँ पे क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर अपन ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो डेप्थ भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और अगर अपने पास ये क्या कर देंगे, 5 मिनट की बजाय अगर 2 मिनट कर देंगे तो ये डेप्थ भी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर आपने पास क्या है, एरिया बढ़ा रहे हैं तो डेप्थ क्या हो रही है, कम हो रही है। कि एरिया बढ़ा रहे हैं तो डेप्थ क्या हो रही है, कम हो रही है। बट अगर एरिया कांस्टेंट करके अपन डेप्थ को, ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं तो डेप्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर डेप्थ को अपने पास ड्यूरेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो भी आपके पास डेप्थ क्या होगी, आपके पास कम होगी। दिस इज द टर्म एज द, आपके पास एक्सपोनेंशियली क्या होती है टर्म्स में आपके पास। तो आपके पास मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन क्या आ जाएगी, पी नॉट, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। ओके, तो एक्सपोनेंशियली वेरिएबल्स कर रही है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली वेरिएबल्स कर रही है किसके फॉर्म में, एरिया की फॉर्म्स के अंदर। तो अपने पास इसको डायरेक्ट पी नॉट, अपने पास ई की पावर माइनस के ए अपने पास क्या आ जाएगा, एक मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाएगा। बस ये सिंपल सा क्या कहलाता है आपका, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व कहलाता है। क्लियर आई बात, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजों को मैं पहले थोड़ा सा, ओके ओके, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू में, एरिया, एरिया इनटू में डेप्थ। ओके, ठीक है, डेप्थ। तो अगर आपके पास वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपके पास एरिया बढ़ाने से आपके पास डेप्थ क्या हो जाती है, आपके पास कम हो जाती है, डेप्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। केस फर्स्ट समझ में आया, ठीक है। ओके, वहीं पे आपके पास सेकंड चीज अपने पास देख रहे थे कि अगर आपके पास एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एरिया क्या है, कांस्टेंट है, तो आपके पास एरिया कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या है, आपके पास ड्यूरेशन बढ़ाने से, ड्यूरेशन बढ़ाने से, ड्यूरेशन बढ़ाने से आपके पास क्या होगी, आपके पास डेप्थ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ड्यूरेशन घटाने से क्या होगा, डेप्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये पॉइंट नंबर 2 आपके समझ में आ गया है तो आपके पास डेड कर्व ऐसे समझ लो कि आपके समझ में आ गया, ठीक है। अगर पॉइंट नंबर 2 आपके समझ में आ गया, पॉइंट 1 तो खाली आपको समझाने के लिए था कि एरिया और डेप्थ के साथ में कैसे ये वेरिएबल्स कर,
ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया कि ड्यूरेशन बढ़ने पे डेप्थ कैसे बढ़ रही है और ड्यूरेशन घटने पे डेप्थ क्यों, ये कहानी समझ में आ गई, तो ये समझ लो कि डेप्थ कर्व आपके पास डेड कर्व हो गया आपका। ठीक है, ओके। तो अपने पास यहां पे ए रेन गेज स्टेशन गिव्स द, ओके, ए रेन गेज station will gives the point rainfall which do not represents in a which do not represents rainfall of a particular area. Okay, to find out find out how much quantity of rainfall in any area occurs depth area duration curve is required. ठीक है, okay. The purpose of the analysis of a particular storm is to determine determines the largest average depth of the rainfall that falls on various sizes of area during passes of times. सिंपल सा आप ऐसे समझ लो कि अपने पास एक छोटे-छोटे, आपके पास एक लार्ज एरिया है ना, उसके अंदर छोटे-छोटे स्टॉर्म्स अकर होते हैं छोटे-छोटे प्लेसेस पे। तो अपन एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया लेके चल रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से जो डेप्थ निकालनी है कि रेनफॉल्स के अंदर तो क्या हुआ, रेन गेज तो खाली क्या करता रहेगा, पॉइंट रेनफॉल बताएगा। लेकिन अपन को क्या देखना है, वो 520 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया देखना है जिसके अंदर अपन ने क्या लगाया था, आईएमडी के अकॉर्डिंग एक रेन गेज स्टेशन लगाया था। तो उस पर्टिकुलर एरिया की डेप्थ को एनालिसिस करने के लिए वी नीड टू स्टडी द अबाउट द डेड कर्व। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, तो अपने पास इस डेड कर्व को अगर अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने पास, ओके,
ओके, तो अपने पास इसके लिए अपन कुछ क्या लेके चलते हैं, अजम्पशंस लेके चलते हैं। अजम्पशंस ऑफ डेड कर्व। ओके, डेड कर्व। ठीक है, पहला इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म, इंटेंसिटी of the storm is kept constant। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म्स हमेशा क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, सेंटर ऑफ स्टॉर्म coincide with location of रेन गेज। रेन गेज की लोकेशन पे क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम डेप्थ कहाँ पे मिलेगी, रेन गेज पे ही मिलेगी। मैक्सिमम डेप्थ कहाँ मिलेगी, रेन गेज पे, क्योंकि सारा बर्ड पानी वहां पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या हो रखा होगा, स्टोर हो रखा होगा। ठीक है, तो अपने पास अलग अलग, अपने पास क्या हुआ कि अपने पास सपोज दैट कि आपके पास क्या है, ये पर्टिकुलर एरियाज। ओके, ये आपके पास क्या है, पर्टिकुलर एरिया है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या था, ये आपके पास रेन गेज था। ओके, यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास एक, यहाँ पे आपके पास प्रेसिपिटेशंस मिला P2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक प्रेसिपिटेशंस मिला P1। ओके, यहाँ पे अपन को मिला P3 बार। ओके, यहाँ पे अपन को मिला आपके पास P4 बार। तो आपके पास ये समझ लेना कि P4 बार क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ओके, जितना अपने पास रेन गेज स्टेशन से अपन क्या चलते जाएंगे, दूर चलते जाएंगे, उतने ही अपने पास क्या होता जाएगा, आपके पास अपने पास। अब इस डायग्राम को देख के आपको लग रहा है कि आपके पास P3 इससे नजदीक है। ओके, उससे नजदीक अपन को कौन लग रहा है, P1 बार लग रहा है। ओके, और यहाँ पे अपने पास क्या लग रहा है, P2 बार। तो जैसे जैसे आपके पास क्या होता है, प्रेसिपिटेशंस का ड्यूरेशन कांस्टेंट करते चलेंगे, आपके पास उस हिसाब से अपना वेरिएबल्स रहेगा। अगर अपन को इसका क्या करना हो, ओके, ठीक है, तो आपके पास अजम्पशन थर्ड, ठीक है, डेड कर्व of precipitations is drawn by maximizing the envelopes area through point rainfall। ओके, पॉइंट रेनफॉल। ठीक है, ओके, चलो, तो अपने पास अपन डेड कर्व्स बनाते हैं। देखो डेड कर्व्स का मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ, ओके, हो सकता है आपको कहीं पे थोड़ा सा रिवर्स शेप के अंदर भी दिख जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, मैं आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट, हालांकि ये क्वेश्चन था, देखता हूँ क्वेश्चन करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा। अभी वैसे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इतना मैंडेटरी नहीं है। ओके, सिंपल सा, ये अपने पास इतना एरिया, मान लो ये 500 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे अपन आए तो अपने पास एरिया कितना हो गया, 3000 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे गए तो अपने पास एरिया क्या हो गया, 6000 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली अपन ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं तो अपना एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास थी, आपके पास रेनफॉल, आपके पास डेप्थ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपके पास क्या है 20 सेंटीमीटर, यहाँ क्या है आपके पास 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास कितना है 40 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर। तो ये रेनफॉल डेप्थ है, रेनफॉल डेप्थ, ठीक है, सेंटीमीटर्स में। ओके, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो अपने पास जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, ये डेप्थ थी, अपने पास क्या हुआ, अपने पास ऐसे चले तो अपने पास क्या हुआ कि सिंपल सा एरिया बढ़ेगा तो आपके पास डेप्थ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके पास कलर चेंज करके बना देता हूँ। ओके, कि आपके पास जैसे जैसे आपने एरिया बढ़ा ना, तो ये थोड़ा सा कर्व है ना, ये स्टार्टिंग में इनिशियली स्ट्रेट लाइंस बन गई है मेरे से, है ना। तो ऐसा नहीं होता, ये इनिशियली स्टार्टिंग से क्या है, ऐसे वेरिएबल चलता है यार। अपने पास क्या है, थोड़ा सा इसमें कर्व लाइन बनाने में आप समझ गए ना यार। ठीक है, कि अपने पास ये कर्व्ड लाइंस बनाने में, हाँ ओके, अब ठीक है। कुल मिला के तो अपने पास जैसे जैसे अपने पास क्या हुआ, एरिया बढ़ा, डेप्थ क्या होती गई, घटती गई। इनिशियली यहाँ पे क्या थी 10 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे आते आते क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी। अब अपने पास यहाँ पे अगर अपने पास ये क्या था 2 आवर्स का था, ये अपने पास क्या था 2 आवर्स का। अगर अपने पास यही अपन क्या बनाते हैं 4 आवर्स का बनाते हैं या 6 आवर्स का बनाते हैं, तो अपने पास डेप्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो 6 आवर्स का बनाएंगे तो अपने पास डेप्थ क्या होगी, बढ़ गई। तो ये अपने पास क्या हो गया 6 आवर्स का हो गया। ओके, ये आपके पास 6 आवर्स का हो गया। ये अपने पास क्या हो गया 4 आवर्स का हो गया। तो आप अगर देख रहे हो तो अपने पास क्या हो रहा है कि अपने पास डेप्थ बढ़ने से आपके पास क्या हो रहा है, एरिया बढ़ने से डेप्थ क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है, आपके पास एरिया बढ़ता जा रहा है 500 किलोमीटर से क्या 3000 6000, तो डेप्थ कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। वहीं पे अपन ने क्या किया, ड्यूरेशन 2 आवर्स की बजाय क्या कर दिया 4 आवर। तो जहां 10 सेंटीमीटर थी वहां कितनी होगी 30 सेंटीमीटर होगी, फिर 6 आवर किया तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर होगी। तो 10 20 30, तो अपने पास क्या हुआ, ड्यूरेशन बढ़ने से डेप्थ बढ़ी। लेकिन आपके पास एरिया बढ़ने से क्या हुआ, अपने पास यहाँ इस कर्व को देखोगे ना, तो अपने पास क्या हुआ कि अपने पास एरिया बढ़ने से, एरिया बढ़ने से आपके पास क्या हुई है, डेप्थ क्या हुई है, कम हुई है। दिखाई दे रहा है जी सर, दिखाई दे रहा है। ओके, और आपके पास ड्यूरेशन बढ़ने से, ओके, ड्यूरेशंस बढ़ने से अपने पास क्या हुई है, आपके पास डेप्थ क्या हुई है, बड़ी है। बस यही आपके पास क्या है, डेड कर्व है, यही सिंपल सा। और ये आपके पास किस पे डिपेंड करता है, ओके, तो अपने पास यही अपने पास क्या था, डेड कर्व था। ओके, दिस इज द सिंपली, ओके, तो अपने पास सिंपल सी आपके पास, ओके, तो आपके पास जनरल इक्वेशंस ऑफ, जनरल जनरल इक्वेशंस ऑफ डेड कर्व। तो वो क्या हो रहा है, एक साथ में तो नहीं घट रही, एक्सपोनेंशियली जा रही है ना। तो पी बार, ओके, पी बार तो एवरेज रेनफॉल पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया की इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, जो अपने पास कहाँ मिलेगा, रेनफॉल पे मिलेगा। ओके, और अपने पास ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली आपके पास क्या हो रही थी, कम हो रही थी, किसके रिस्पेक्ट में, एरियाज की फॉर्म्स के अंदर। तो अपने पास ये आपके पास क्या आ गई, पी बार इज इक्वल टू पी नॉट, आपके पास ई की पावर माइनस के ए एन, okay, k a n, this is the general equations for the dead curve, where p naught is the, maximum value of rainfall 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 at सेंटर। सेंटर मतलब कहाँ, रेन गेज पे, वहीं पे तो अपन क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो पी बार, ओके, सेंटर ऑफ स्टॉर्म recorded by recorded by rain gauge, rain gauge,
ओके पी बार, ओके पी बार एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल, रेनफॉल डेप्थ, डेप्थ over an area, over an area of a kilometer square, where k and n these are constant, these are constant। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको ओके कांस्टेंट फॉर ए गिवन एरिया, गिवन एरिया, एरिया वाइज ये क्या रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं। तो इसके लिए एक टेबल है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ड्यूरेशंस, ड्यूरेशंस एक तरफ k की वैल्यूज और एक तरफ n की वैल्यूज। अगर आपके पास 1 डे ड्यूरेशंस है तो आपके पास 8.5 इंटू 10 की पावर -4 0.66। अगर आपके पास कितना है 2 डेज है, ओके, तो ये है आपके पास 9.8 इंटू 10 की पावर -4, तो ये 0.63। ओके और अगर वहीं अपन बात करें 3 डेज की बात करें, आपके पास है 1.7 इंटू 10 की पावर -3, तो ये 0.59। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगी, ओके दिस इज ऑल अबाउट द डेड कर्व। ओके दिस इज ऑल अबाउट द डेड कर्व। ओके बस इतना आपको सफिशिएंट है। अपन को JNIN का पेपर देना है, IAS का तो देना नहीं है, ठीक है। JNIN के हिसाब से ये आपके पास मोर देन सफिशिएंट है। ओके तो दिस इज विल बी ऑल अबाउट डेड कर्व। ओके ठीक है, ये टेबल याद वाद करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं कहीं पे पूछी जाने वाली। आप तो सिर्फ डेड कर्व का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। डेड कर्व का पर्पस क्या है, पर्पस तो क्या है कि अपने पास रेन गेज अपने पास क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का तो रेनफॉल बताता है और अपन को पूरे एरियाज को देखना होता है ना, तो उस चक्कर में अपन को क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। ओके ओके ठीक है। तो नाउ द लास्ट थिंग दैट इज द इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी। ओके इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके सिमिलर टू आपके पास सेम प्रिंसिपल पे जैसे अपने पास डेड कर्व काम कर रहा था, सेम एज इट इज अपने पास। ओके ओके द लास्ट थिंग इज नंबर 4 इज द okay number 4 is the intensity, intensity duration, duration frequency, frequency। ओके जिसे IDF बोला जाता है। क्या बोला जाता है, IDF कर्व। ओके IDF कर्व। तो बेसिकली अपने पास IDF कर्व क्या करता है, अपने पास तीन चीजों के बीच में चलता है।
अपने पास इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी के बीच में अपने पास। ओके, तो अगर अपने पास सिंपल सा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बार बार आने की टेंडेंसी है। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है, बार बार आने की टेंडेंसी है। अगर अपन क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करने का मतलब क्या है कि अपने पास, अपन को पता है कि हर 2 घंटे के बाद में बारिश आई, ठीक है, अपने पास रिपीटेशंस की है। तो अगर अपने पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो अपने पास, आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगी, ड्यूरेशंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ड्यूरेशंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, माना कि हर 2 घंटे में बारिश आ रही है, तो एक दिन में तो क्या हुआ कि हर 2-2 घंटे में बारिश आ रही है, 2 घंटे बारिश आ रही है, 2 घंटे रुक रही है, 2 घंटे बारिश आ रही है। तो अगर एक दिन में क्या है, 4 बार बारिश आती है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 टाइम्स है, और एक आपके पास क्या है, 2 टाइम्स की फ्रीक्वेंसी है, एक एक घंटे की। तो अगर आपके पास 1 घंटे की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, तो आपके पास ड्यूरेशन कितनी हुई, 2 आवर्स। और वही आपके पास 1 घंटे की बारिश 4 बार आ जाती है, तो आपके पास क्या हुई, ड्यूरेशन क्या होगी, 4 टाइम्स होगी, 4 आवर्स होगी। तो आपके पास, यानी कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया, कि अपन क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया कि अपने पास, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया कि अपने पास एक बारिश क्या आएगी, 2 बार ही आएगी, ठीक है, क्या आएगी, 2 बार आएगी। तो अगर आपके पास इसकी इंटेंसिटी, आपके पास क्या है, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी घट जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी घट जाएगी। कैसे घटी, कि अपने पास सिंपल सा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कितनी बार आ सकती है, सिंपल सा है कि अपने पास ऐसे समझ लो कि एक बारिश है जो आपके पास आती है, अपने पास 10 mm/आवर के हिसाब से बारिश आती है, और दिन में एक बार ही आएगी, ठीक है, कितनी बार आएगी, एक बार आएगी, ठीक है। अगर मान लो इसकी अपन क्या कर देते हैं, ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी कि दिन में आएगी कितनी, एक बार, लेकिन ये आने वाली बारिश है, दिन में आएगी एक ही बार, लेकिन चलेगी 2 घंटे। पहले कितनी चल रही थी, 1 घंटे में ही बंद हो रही थी, अब कितनी चल रही है, 2 घंटे चल रही है, बारिश वही है, ठीक है। तो आपके पास अब की बार इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पहले क्या थी, 10 mm/आवर के हिसाब से थी, अब 10 mm कितने, 2 आवर्स में आएगी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आपके पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, वो क्या हो जाएगी, 5 mm/आवर्स की होगी इंटेंसिटी। यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखने पे ड्यूरेशन बढ़ेगी, तो आपके पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और वहीं पे अगर अपन क्या कर देते हैं, ड्यूरेशन कांस्टेंट कर देते हैं, ड्यूरेशन को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, कि अपने पास एक ही घंटे बारिश आएगी, क्या आएगी, एक ही घंटे आएगी। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी घट जाती है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है। फ्रीक्वेंसी कैसे घटी, कि ड्यूरेशन अपने पास क्या है, अपने पास, आपके पास क्या थी, 10 mm की बारिश थी, जो 2 घंटे के अंदर आपके पास एक एक घंटे में क्या आ रही थी, 2 घंटे की ड्यूरेशन थी, लेकिन आ 2 बार में रही थी। समझो कि सिंपल सा है कि 100 रुपए देना है, ठीक है, 100 रुपए देना है, ठीक है, देना आपको कितने में, आपके पास 1 घंटे के अंदर है, ठीक है, ड्यूरेशन कांस्टेंट होगी, आपके पास देने कितने, 100 रुपए। अब अगर 100 रुपए एक साथ में दोगे तो अमाउंट कितनी जाएगी, 100। अगर उसको 2 बार में करके दोगे तो क्या होगी, 50-50 होगी ना। तो आपके पास क्या होगी, आपके पास क्या होगी, 50-50 होगी, ठीक है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी जैसे ही घटी, तो आपके पास क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे हुई, कि अपने पास वही क्या था, अपने पास ड्यूरेशन कांस्टेंट है 1 घंटे के अंदर, लेकिन अपन को देना कितना है, अपने पास, अपन को देने कितने हैं, 100 रुपए। तो अगर 100 के हिसाब से अपन को देने हैं, तो फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या कर दी, 2 बार में करके देना है, तो 100 बार के अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 बार, जिसकी वजह से आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आपके पास बढ़ जाएगी। तो बेसिकली आपके पास फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या चल रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है। ओके, तो अपने पास ये फ्रीक्वेंसी आपके पास बेसिकली क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड फ्रीक्वेंसी आपके पास बता क्या रही थी, रिटर्न पीरियड्स के बता रही थी, कितने टाइम्स के बाद में ये क्या आ सकते हैं, वापस आ सकती है। ओके, ओके, इसको थोड़ा सा अपन और थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्जांपल्स के तौर पे समझो,
अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर बारिश 1 साल में आती है, 1 ईयर में, ठीक है, इक्वल्स टू किसके, फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास 1 साल, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, अपन क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, यानी अपने पास ये 1 सेंटीमीटर की बारिश आपके पास क्या आती है, 2 बार, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर बारिश एक ही बार आ रही थी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 बार। अगर यही फ्रीक्वेंसी अपन को क्या कर देते हैं, 2 बार कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर आपके पास साल के अंदर 2 बार आए, तो ये 1 सेंटीमीटर बारिश आने के लिए 1 साल का टाइम लग रहा था, अब ये साल में 2 बार आ रही है तो 6 महीने में आने लगे, तो इसका रिटर्न पीरियड क्या हो जाएगा, रिटर्न पीरियड क्या हो जाएगा, रिटर्न पीरियड क्या हो जाएगा, रिटर्न पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, रिटर्न पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही अपने पास अगर मान लो 5 सेंटीमीटर की बारिश है और वो कितनी आती है, 5 साल में आती है, कितने आती है, 5 साल, ठीक है। तो आपके 5 साल में आती है, तो अपने पास अब की बार क्या हुआ, अब की बार क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी आपके पास घट जाती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। सिंपल सा हुआ कि 5 साल के अंदर 5 सेंटीमीटर की बारिश होनी, यानी हर साल में 1 सेंटीमीटर की बारिश हो, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, कि अब 5 सेंटीमीटर साल के अंदर 5 बार नहीं, सिर्फ 5 साल में 2 बार होगी, क्या होगी, 5 साल में 2 ही बार होगी। पहले तो कितनी बार हो रही थी, 5 बार हो रही थी, अभी कितनी बार हो रही है, 2 बार। तो पहले तो हर साल नंबर आ रहा था, अब क्या आएगा, 2.5 साल में 1 बार आएगा, तो आपके पास रिटर्न पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया, रिटर्न पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया, रिटर्न पीरियड क्या हो गया, अगेन बढ़ गया, ठीक है। अगर मान लो यही 25 सेंटीमीटर की बारिश है, ठीक है, और 50 साल में आ रही है, ठीक है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और ज्यादा घट गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और ज्यादा घट गई, तो आपके पास रिटर्न पीरियड क्या हो जाएगा, रिटर्न पीरियड और ज्यादा घट जाएगा, ठीक है, बस सिंपल से है। ओके, तो सिंपल से है, अपने पास ये चीजें मेरे ये समझ में आई कि अपने पास फ्रीक्वेंसी बढ़ने से आपके पास ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशंस क्या होती है, घटती है, और आपके पास इंटेंसिटी भी क्या होती है, इंटेंसिटी भी इंटेंसिटी भी इंटेंसिटी mm/आवर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। और आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो आपके पास ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशंस, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी घट रही है, तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशंस क्या होगी, बढ़ेगी, और ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशंस बढ़ेगी, तो आपके पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, कहानी समझ में आई कि नहीं आई, आई होप सबको समझ में आ गई होगी कि क्या बताना चाह रहा था मैं यहाँ पे, और बताने के साथ साथ में मैं यहाँ पे चार्जर भी लगा लेता हूँ। ओके, ओके, तो IDF क्या कहता है, इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, ओके, IDF is a graphical representation of representation of maximum rainfall intensity centimeter per hour
and duration are for a particular frequency of rainfall. ओके, तो अगर इसका ग्राफ बनाएं तो अपने पास ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ओके, अगर अपने पास मैं यहाँ पे ये वैसे अब जब आप बनाओ ना तो ये ग्रीन वाली लाइंस को डॉटेड बनाना ना। जब आप बनाओ तो आप इस ग्रीन वाली लाइंस को डॉटेड बनाना, क्योंकि मेरे पास डॉटेड बनाने वाला ऑप्शन नहीं है, लाइन स्टेट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ। ओके, अपन ने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी। ओके, ये अपने पास T1 T2 और एक तरफ अपन क्या रख देंगे, ड्यूरेशन लिख देंगे T1 T2 T3। ओके, यहाँ पे क्या आ गई, ड्यूरेशंस आ गई आवर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी आप चाहो तो आप किसी में भी रख सकते हो, कि आप चाहे सेंटीमीटर पर आवर्स में लिखो, चाहे पर आवर्स में लिखो। ठीक है, तो अपने पास जैसे जैसे ड्यूरेशन आपके पास इनिशियली आपके पास अगर ड्यूरेशन हाई है तो यहाँ पे अपने पास ऐसे समझ लो कि यहाँ इंटेंसिटी, अपने पास इंटेंसिटी को किससे लिखो, अपने पास I1 I2 और I3। अपने पास I1 कि इनिशियली अगर आपके पास ड्यूरेशन कम थी, डेप्थ ज्यादा थी, इंटेंसिटी क्या रहेगी, हाई। तो जैसे जैसे आपके पास ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अपने पास क्या है कि जनरल इक्वेशंस क्या होगी, जनरल इक्वेशंस क्या होगी ऑफ IDF क्या हो जाएगी, आई मैक्स इज इक्वल टू के टी एक्स अपॉन में डी प्लस में ए की पावर एन के बराबर। ओके, फिर आपके पास आई मैक्स इज मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर्स। ओके, और टी क्या है, कैपिटल टी, रिटर्न पीरियड। ओके, रिटर्न पीरियड ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ओके, डी क्या है, कैपिटल डी, ड्यूरेशंस ऑफ रेनफॉल आवर्स में। ओके, और वेर के एक्स एन एंड ए आर constant or coefficient of area represent by the station।
स्टेशंस को रिप्रेजेंट करना। ओके, क्लियर है? ओके, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द IMD। ओके, क्लियर है? कट है, ठीक। ओके, क्लियर है? यहां तक कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अपने पास बेसिकली अपने पास क्या था? दीज आर द, अपने पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन शुड बी मेड ऑन द मास कर्व पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हिटोग्राफ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने पास डेप्थ एरिया ड्यूरेशन की फॉर्म में रख सकते हैं, और IDF की फॉर्म में इंटेंसिटी ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व की फॉर्म्स के अंदर भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज द सिंपलेस्ट, दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द। और एक अपने पास एक लास्ट टर्म्स बचती है जो अपने पास, जिसके बाद में अपना ये चैप्टर ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा एक लास्ट टर्म बढ़ती है जिसका नाम है आपके पास प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशंस। ओके, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रेसिपिटेशंस। ओके, प्रोबेबल। ओके, तो probable maximum precipitation is that maximum quantity of the rainfall that can be occurred and then any particular area। सिंपल सा एग्जांपल्स के सुनो। माना कि अपने पास अपन जयपुर के अंदर रहते हैं, ठीक है? जयपुर के अंदर हर साल 1000 mm की रेनफॉल होती है। कितनी होती है? 1000 mm की। हर साल अपने पास 1000 mm तो ज्यादा बोल रहे हैं, चलो अपने पास 300 mm की रेनफॉल होती है, ठीक है? एवरेज प्रेसिपिटेशन, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है? हर साल 300 mm नॉर्मल प्रेसिपिटेशन अक्कर होता है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन ये आपके पास 50 साल के अंदर एक बार यहाँ पे 1000 mm का प्रेसिपिटेशन अक्कर होता है, ठीक है? कि अपने पास जयपुर के अंदर हर साल 300 mm का मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन ऑन एन एवरेज आपके पास एनुअल प्रेसिपिटेशन आता है, लेकिन 50 साल के अंदर एक मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन आता है, दैट वुड बी द 1000 mm। तो दैट मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज नॉन एज द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। कि एक किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटीज की प्रेसिपिटेशन जो किसी एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम आ सकती है। तो अब अगर अपन को जयपुर के अंदर किसी भी प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम या वाटर सिस्टम डिजाइन करना होगा, तब अपन क्या करेंगे? 300 के लिए करेंगे या थाउजेंड्स के लिए करेंगे? तो ऑब्वियसली सी बात है, वी विल डिजाइन फॉर द 300 mm के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है? 1000 mm के लिए तो डिजाइन नहीं करेंगे। अगर 300 mm के लिए अपन डिजाइन कर रहे हैं, 1000 mm के लिए क्यों नहीं करेंगे सर? वो तो मैक्सिमम है। लेकिन अपने पास जब भी स्टॉर्म्स लाइंस, अगर अपन सीवर लाइंस के अंदर बात करेंगे, अपन जो चैनल डिजाइन करेंगे उनके अंदर हमेशा 1000 mm के हिसाब से अपन डिजाइन करती, तो अपने पास मिनिमम फ्लो वेलोसिटी जनरेट नहीं होगी, ठीक है? तो अपने पास कई बार क्या होता है कि अपने पास जो ये स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं अपन, ड्रेनेज सिस्टम, इनका डिजाइन लाइफ ही 20-30 साल होता है, और इसकी रिटर्न पीरियड कितना है? 50 साल में एक बार। तो हो सकता है 29 साल में वो आए ही नहीं, तो फालतू में वेस्टेज ऑफ द मनी हो गया ना। दैट्स वाई इट शुड बी डिजाइन फॉर द 300 mm रेदर देन 1000 mm। और ये 1000 mm प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड द, दैट इज कॉल्ड द, अपने पास क्या कहलाएगा? प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशंस। ओके, क्लियर है? ओके, द मैक्सिमम
maximum precipitations precipitation that can be occur over a particular area is known as probable maximum precipitation. ओके, तो अपने पास ओके, तो आपके पास इट यूज अपने पास बेसिकली जब अपन क्या करेंगे, अपन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के अंदर अपने पास क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटीज वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, जब अपन फ्लड वाला मेनली मैं वहां पढ़ाता हूँ। अब ये थोड़ा सा नोट्स के अंदर मैंने पिछली क्लास के अंदर यहाँ पे बता दिया था, हालांकि मैं वहां पे भी बताऊंगा, वहां ज्यादा डिटेल्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो वहां अपन ये देखते हैं कि अगर अपन ने जैसे अभी बात की थी कि आपके पास इसका रिटर्न पीरियड कितना था, 50 साल का था। 1 मिनट के लिए रुकना, कोई समवन इज नॉकिंग ओवर द डोर। ओके, ठीक है। तो ये जनरली आपके पास अभी अपन बात कर रहे थे, जैसे अगर आपके पास किसी जयपुर के अंदर अपन बात कर रहे थे, तो जयपुर के अंदर आपके पास इसका, ठीक है, तो अपने पास इसका रिटर्न पीरियड क्या था कि 50 साल के अंदर एक बार आ रही थी। लेकिन अपन जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है उसको डिजाइन कर रहे थे 30 साल के लिए, तो उस 30 साल में आने की इसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है। तो फेलियर तो हो सकता है ना। कई बार समटाइम्स अपन न्यूज के अंदर सुनते हैं कि अपने पास बारिश हुई और अपना सीवर सिस्टम क्या कर गया, फेल कर गया। भाई साहब, हमने डिजाइन ही नहीं किया था उसके लिए। तो बोलते सारे गाली देते हैं कि इंजीनियर्स भ्रष्ट है। ऐसे नहीं है भाई, हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए उसको उस कैपेसिटी के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था, है ना। तो हमने तो किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट्स के लिए डिजाइन कर रखा है। अब वो मैक्सिमम वाली अक्करी वहां कर गई, उस साल के अंदर कर गई, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हैं, इसलिए तो सरकार तुम्हारे अगेंस्ट आगे एक्शन नहीं लेती उस ड्यूरेशन के अंदर ना। अदरवाइज क्या करे, सरकार को लगे कि भाई ये इंजीनियरों ने क्या कर दिया, हर साल इसमें फ्लड क्रिएट हो रही है, क्या कर रहे हैं ये बैठे, मारो सालों को, निकालो यहां से, तो अपन को सस्पेंड कर देंगे ना। वो भी तो चांसेस बनते हैं ना, दैट्स वाई। ओके, तो इट यूजेस फॉर द डिजाइन ऑफ डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के अंदर मैक्सिमम वाली अमाउंट यूज नहीं हो रही है, ठीक है, फेलियर की प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। ओके, इट kept the failure probabilities as low as possible। फेलियर की प्रोबेबिलिटीज को क्या रखेगी, कम रखेगी। ओके, for this achieved design for this achieve designing of these
The structure is done on the basis of on the basis of probable maximum precipitations. The probable maximum precipitations is designed as the greatest or extreme rainfall for a given duration durations that is physically possible possible over a station or an area, कि किसी भी एरियाज के अंदर इट कैन, कि किसी भी पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर क्या है कि अपने पास एक्सट्रीम रेनफॉल किसी रेन गेज के ऊपर या आपके पास उस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर कितना आ सकता है। तो एक्सट्रीम जैसे जयपुर में कितना आ सकता था, 1000 mm आ सकता था ना। ओके, बस इट कैन बी फाउंड by using one is stratified method, another one is metallurgical analysis. पहला है stratified method, that is maximum precipitations क्या होता है, probable maximum precipitation p bar into में k standard deviation कि कितना वेरिएशंस कर सकता है। ओके, अपन ने ये प्रोबेबल टर्म्स कहीं पे भी अपन ने सर्वे के अंदर भी पढ़ी थी, है ना। तो प्रोबेबल्स में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना एरर आ सकता है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहे। तो पी बार इज द मीन रेनफॉल ब्रैकेट में mm या सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, के फ्रीक्वेंसी फैक्टर ओके कितना परसेंट प्रोबेबिलिटीज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना वेरिएशन कर सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नंबर बी मेटीरियोलॉजिकल एनालिसिस। Okay, according to world's meteorological analysis probable maximum precipitation is given by PM. P is given by 42.16
d की पावर 0.475, ओके, वेयर d इज द ड्यूरेशन, और किस में होगी, ये आवर्स के अंदर होगी, वेयर d इज द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म इन आवर्स में, ओके, दैट्स ऑल, ओके, दैट्स ऑल अबाउट द प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे आने के बाद में आपके प्रेसिपिटेशन वाला टॉपिक कंप्लीट खत्म हो जाता है, ठीक है। वैसे मैंने सब कुछ करवा दिया है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ मैंने डेड कर्व और आई एम आपके पास सॉरी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी वाले का न्यूमेरिकल छोड़ के, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल तुम्हारे अभी किसी काम का भी नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल है, तो तुम्हारे आएगा भी, ठीक है। तो आपको इतना ज्यादा पैनिक होने के लिए, अगर कोई गेट के लिए पढ़ रहा होता तो मैं डेफिनेटली उसके लिए सोचता, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत इसके आने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है, अदरवाइज आपके किसी भी एग्जाम्स के अंदर वो नहीं आएंगे। और उसके अलावा आप चाहे आईएएस का एग्जाम दे देना, जेईएन का दे देना, आईएन का दे देना, कहीं पे भी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वारंटी के दौर में गारंटी की है हमारी, ओके। तो अपने पास दिस इज द आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन क्या था, कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन आ सकता है। तो अपने पास जैसे अपन ने देखा कि जयपुर के अंदर कितना आ सकता था, 1000 आया है, नॉर्मली कितना होता है 300 mm। तो अपन कभी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है ना, वो कभी भी 1000 mm के लिए डिजाइन नहीं करते, लेकिन उसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटीज के अंदर ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और देखना चैप्टर नंबर फ्लड एनालिसिस, फ्लड एंड फ्लड राउटिंग वाले चैप्टर के अंदर इसको अपन डिटेल्स के अंदर साथ में विद न्यूमेरिकल करेंगे, तब चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। ये नोट्स के अंदर आप लोगों को जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखे उसके अंदर कंटिन्यूटी के अंदर आ गया था, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे सेम भी आएंगे और बहुत सारे अलग अलग भी मिलेंगे। तो आप कोशिश करना, अगर आप बाय हैंड खुद के नोट्स बना रहे हैं तो जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है उसको अवॉइड करना, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो आप खुद अपने हाथों से लिखोगे उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा, वो चीजें सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली यू गो विद दैट, इन नोट्स के साथ में जाओ जो क्योंकि तुम्हारे पढ़े हुए हैं, तुम्हारे हिसाब से लिखे हो, ठीक है। वो अलग हिसाब से जिस क्लास में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि समय जगह और दस्तूर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से चलती है क्लासे, ये आपके हिसाब से चल रही है, तो आप इन नोट्स को ज्यादा फॉलो करना, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा एक वर्ड नहीं लिखवाया है, फालतू की चीजें मैं घंटे बढ़ाने के चक्कर में नहीं बढ़ा रहा हूं यहाँ पे, डेफिनेटली, ठीक है। जितने मिनिमम से मिनिमम और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सकता है वो मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ओके। बाकी इस चैप्टर के अंदर आपको किसी भी प्रकार की किंतु परंतु शंका हो तो आप शंका बजा सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे अपने नंबर बता रहा हूँ, तो आप किसी भी टाइम मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ओके। फॉर एनी डाउट कॉल इन दिस नंबर 8003511023, okay, my name is Devendra, okay, you can call me Devendra sir, okay, okay। तो thank you guys for being with us, I hope you enjoy the session, okay। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।